बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बांग्लादेश से ख़बर जो आई है और वो शेख हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत जो कि अब पलट चुकी है, तख्ता उलट चुका है, इस्तीफ़ा आ चुका है। वहाँ जो वज़ीर आज़म थी शेख हसीना वाजिद साहिबा, वो वहाँ से फ़रार हो चुकी हैं, हिंदुस्तान पहुँच चुकी हैं और अब इत्तला ये है कि उनका अगला ठिकाना जो है वो यूके होगा, यानी वो बरतानिया रवाना हो जाएंगी। अब असल बात यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ अरसे के दौरान वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, बहुत सारे मराहिल हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। बात करेंगे कि क्या वजह बनी, अदम जमहूरियत वजह थी या कुछ और वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर शेख हसीना वाजिद को आर्मी चीफ ने बुला के कहा कि 45 मिनट के अंदर अंदर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, इसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। 5 अगस्त है और यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। कश्मीर का फ़ैसला 2019 में हिंदुस्तान ने किया था, जब आइनी शिक का ख़ात्मा किया था, अपने साथ इल्हाक़ खुद ब खुद कर लिया था, एक तरफ़ा फ़ैसला था। आज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान इस पे एहतजाज कर रहे हैं, इसकी मज़म्मत कर रहे हैं इस फ़ैसले की, और पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ा है। जो अहम तरीन और भी डेवलपमेंट है वो ये है कि आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारे मौज़ूआत पे बात की, लेकिन जो अहम मौजू था वो ये था कि क्या इमरान खान साहब के साथ जो है वो बातचीत होगी, उनके जो उन्होंने पेशकश की है उसके ऊपर, और 9 मई के ऊपर उनका स्टांस क्या है, जिस पे ये कहा गया कि वही स्टांस है जो 7 मई को था, और वो ये था कि कोई बातचीत नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि उस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं हुई। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को कितनी बड़ी ना है जवाब है, क्या तहरीक इंसाफ का होगा लाए अमल, और ये जो डेवलपमेंट है इसके क्या असरात होंगे, क्या वाकई कोई बातचीत नहीं होगी, ये सियासी हुकूमत इसके ऊपर बात करेगी। और अहम बात तो ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जिसे कहते हैं, जो अपोजिशन की तहरीक है उसके सरबराह हैं, वो ये कहते हैं कि कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारी बातचीत होगी मुन्नस इलाही साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और वो साहबजादे भी हैं परवेज़ इलाही साहब के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हैं, राइटर हैं, डॉन में लिखते हैं, हफ्तावार कॉलम, उनका भी बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम के हिस्से में, जो कि सीनियर सियासतदान भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। सबसे पहले मैं ज़ाहिद साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में, ज़ाहिर है अफसोसनाक भी इसको कह सकते हैं, जिस तरह पैदर पे वहाँ पे वाक़यात हो रहे थे, इसके ख़ित्ते पे क्या असरात होंगे, इसकी वजह क्या बनी, अदम जमहूरियत वजह बनी, शेख हसीना वाजिद की गलत पॉलिसीज़ बनी, वहाँ आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि आज इतना बड़ा, यानी इस पूरे रीजन के अंदर इससे बड़ा वाक़या नहीं है जो कि हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये आसमा, ये जो वाक़या हुआ है बांग्लादेश का वो अचानक नहीं हुआ है। ये ज़रूर बात है कि कुछ पिछले दिनों जो एक हाई कोर्ट का फैसला था कि कोटा जो गवर्नमेंट सर्विस में जो कोटा था तकरीबन 40% वो उन लोगों को दिया जाता था जो कि अवामी लीग के हामी थे। तो वो उसके ऊपर जो है ये एक लिहाज से कह सकते हैं कि शुरू हो गए, जिसमें कि जिसको कहते हैं कि माचिस की एक तीली लगाने की थी। और उसके बाद जो है जो हमने देखा कि 2 महीने से बांग्लादेश कम अज़ कम बिल्कुल एक पैरालाइज हो गया था। उसमें न सिर्फ स्टूडेंट शामिल थे बल्कि अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातें, अपोजिशन जो है उसमें शामिल रही हैं। और मेरे ख्याल जो कि आज जो वाक़या हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त जो है वो मकबूलियत उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन असल देखें, असल मसला ये नहीं था कि सिर्फ जॉब का तो एक मसला था जो कि बहुत संगीन इख्तियार कर गया, लेकिन पिछले 16 साल से इनकी हुकूमत थी हसीना वाजिद की, और उसको एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह, खासतौर पर 2 जो इलेक्शन हुए थे, जो हालिया इलेक्शन और उससे पहले जो इलेक्शन थे, वो यकीनी तौर पे उसमें ना अपोजिशन की शिरकत थी और अपोजिशन ने ज़्यादातर बायकॉट भी किया था।
اور ایک ایسی صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ ایک اتھارٹیرین ون پارٹی رول جو ہے بنگلہ دیش میں قائم ہونے جا رہی تھی. اسی لیے جتنے بھی جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے جو ہے بنگلہ دیش کو جمہوری ممالک کے لسٹ سے خارج کر دیا تھا، اور ایک الیکشنز کے مسئلے پہ بھی بہت سوالات اٹھے تھے. اب اس میں یہ تھی کہ یہ ایک عوامی طاقت کا آپ نے اظہار دیکھ لیا، تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، اور آج جو کچھ ہوا ہے میرے خیال بنگلہ دیش کی تاریخ میں شاید اتنی بڑی جو ہے موومنٹ نہیں چلی تھی. اس میں 300 لوگ بھی ہلاک ہوئے تھے، اور آج جو واقعات ہوئے جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کو رینسیک کیا گیا ہے اس کی مثالیں میرے خیال یہ کہ کمی نظر آتی ہیں. تو اس کا مطلب ایک لاوا تھا جو کہ پکڑا تھا 16 سال کا اور وہ پھٹا، اس کی وجہ کوئی بھی بنی، ایک فالٹ لائن تھی اور وہ اس کو ایک ریزن مل گئی یا ایک بلیک سوان ہو گیا وہاں پہ. لیکن زاہد صاحب اس کی ظاہر ہے کہ وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر اس کو ایک جو رضاکار والا نعرہ وہاں پہ تھا کہ ہم سب رضاکار ہیں، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان کی سپورٹ ہے حسینہ واجد کو، اور یہ بھی کہ ان سب لوگوں کو ایک بات کہی جائے تھی کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. تو اس کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں اور پاکستان سے اس کی کیسے ریلیونس بنتی ہے؟ بہت سارے لوگ اس پہ اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. یہ بات ضرور ہے کہ جب حسینہ واجد کی حکومت رہی ہے اس میں ہندوستان کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ان کی قربت بہت زیادہ تھی. اور یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ مودی ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی وہاں پہ ایک دفعہ آئے بھی تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے آزادی دلائی ہے. تو ایک تو یہ ساری باتیں تھی. دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے جو ہم سمجھنا چاہیے کہ سیاست بنگلہ دیش میں جو ہم دیکھتے رہے کہ ایک سیاسی طور پہ بہت زیادہ باخبر لوگ تھے، اور اگر فرض کیجئے وہاں پہ اس قسم کی حکومت رہتی، اور یہ صرف یہ نہیں بات تھی کہ جمہوریت کو ختم کیا گیا تھا، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جرنلسٹوں پہ قدغن جو لگی تھی، اس کے علاوہ جو اظہار رائے. اور ایک اور بات بھی آپ کو ہونی چاہیے پتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کئی لوگوں کو پھانسی بھی دی گئی ہے. ان میں سے جو ہے جماعت اسلامی کے بھی لوگ تھے، ان کے امیر جو تھے وہاں کے ان کے تھے، لیکن ایک ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو پھانسی دی گئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا. وہ لوگ تھے جو کہ 5 دفعہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ سے منتخب ہوتے رہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے تھے وہاں پہ. تو یہ تمام چیزیں جب آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو لوگوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک اور بھی پہلو ہے اس چیز کا جو کہ شاید وہ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں جیسے اور ممالک ہے تھرڈ ورلڈ کے، پاکستان کی بھی صورتحال وہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یوتھ کی ہے. وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے جو آپ دیکھیں کہ یہ جو نکلے ہیں وہ نوجوان طبقہ ہی نکلا ہے، اور ان کو جو ہے حالانکہ بنگلہ دیش کے متعلق کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ ان کی معاشی ترقی بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن حالیہ چند سالوں میں بلکہ دیکھا جائے تو کئی چیزیں ایسی ہوئی جس کی وجہ سے اور زیادہ جو انرسٹ بڑھتی گئی. انفلیشن ریٹ 10% تک پہنچ گئی تھی، اور ان امپلائمنٹ بنگلہ دیش میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی. تو یہ تمام جو فیکٹرز تھے وہ بن کے آئے، اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھا کہ پیپلز پاور یہ ہو گیا. بالکل. اور خرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو پاکستان کے ساتھ صبح سے یہ بحث ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ریلیونس ہے، نمائندہ حکومت کا نہ ہونا مسئلہ تھا، عدم جمہوریت کا ہونا مسئلہ تھا، یا اتھارٹیرینزم تھا جس کی وجہ سے شیخ حسینہ واجد جو تھیں ان کو فرار ہونا پڑا، جمہوریت کا خاتمہ ہوا، مخلوط حکومت کا قیام ہوا؟ جی پہلا سبق تو یہ ہے کہ سیاست میں یا حاکمیت میں کوئی آسان جواب نہیں ہے. دیکھیے ہم سب تو بڑے عرصے سے اب بنگلہ دیش کو رش کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کی ایکس جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے زیادہ تھیں. لیکن وہ غالباً یہ معاملہ ان کی اس حکومت کو نہیں بچا پائے. پھر دوسرا جو پاکستان کے لیے ریلیونس تلاش کی گئی تھی کہ بنگلہ دیش ماڈل کا بڑا چرچا تھا کہ جی جمہوریت کو ختم کر کے کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جائے. وہاں کے سپریم کورٹ نے بھی انٹروین کیا اور اس میں کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اور جو نظر آ رہا ہے کہ مختلف ممالک میں جو نوجوان لوگ ہیں
उनकी जो ख्वाहिशात हैं, ये एस्पिरेशंस हैं, वो अब इस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत बढ़ गई। और इसीलिए हमें लगता तो था कि यहाँ बैठ के जब हम अपनी हालत को देखते थे कि देखिए उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई हैं, लेकिन वो सब लोग जो बांग्लादेश का विजिट करते थे, उन्हें तो उस मुल्क की हालत कोई अच्छी नजर नहीं आती थी। हमें चाहे उनके एक्सचेंज रिजर्व जितने भी हों, लेकिन वहाँ कोई हमें ना ही कोई खुशहाली का एक बड़ा अंसर था। तो वहाँ गुर्बत, अगर से उन्होंने बड़ी इस मामले में जरूर एक्सपोर्ट्स में तरक्की की, लेकिन वहाँ गुर्बत भी बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी। और मुस्तकिल अगर एक जमात जो है वो एक ही बुनियाद पर, ये बात हमें याद रखनी है कि नफरत की बुनियाद पर हुकूमतें नहीं चलाई जा सकती। आई थिंक जमहूरियत का भी, उसमें अदम जमहूरियत का भी अंसर था, लेकिन ये जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, इसमें बहुत बड़ा रोल इसी चीज का था कि मुस्तकिल एक नेगेटिव गुफ्तगू, और इसका जिक्र किया जाहिद साहब से, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हक में ऐसे लोग जो 70-80 साल के उम्र रसीदा थे, उनको भी उन्होंने फांसी दी उस नफरत में, मगर या जो भी बुग़्ज़ था एक बड़ी जमात या एक बड़ी नुमाइंदा हुकूमत, अवाम की हुकूमत का ना होना भी तो एक सबब था ना। तो एक बड़ी जमात को अगर आप सियासत से बाहर रखेंगे, अलग रखेंगे, तो ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। पाकिस्तान में इसको रेलेवेंट किया जा रहा है इस बात के ऊपर, और इसके अंदर वजन है और हो सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये वजन है, लेकिन इशू यही है कि जो दूसरी जमात है उसकी भी तो बुनियाद क्या है कि उसकी जो लीडर हैं, वो भी तो एक मिलिट्री लीडर की अहलियत थी ना, कि जो मोहतरमा वाजिदा ज़ियाद साहिबा, या नाम तो खालिदा ज़ियाद साहिबा जो हैं। तो लिहाजा वहां भी यही पेचीदगियां हैं जिनका पेचीदगियों का हमें सामना है। तो लिहाजा अगर हमारे पाकिस्तान में भी किसी के जहन में एक कोई मफरूजा है कि किसी एक चीज को ठीक करने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, या हमें सब चीजों पर इकट्ठे अमल करना है। सियासत और जमहूरियत की तकवीत भी जरूरी है, लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान में क्राइसिस है कि नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा, वो भी एक बहरान है। महंगाई का और यहाँ पे तो नौजवानों की तादाद ज्यादा है खुर्रम साहब, जिसके पास ना रोजगार है, ना तालीम है, ना कोई और चीज है जिसके साथ उनकी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है रादर। देखिए ना, उन नौजवानों ने 8 फरवरी को अपना इजहार किया और 31% वोट एक जमात को दिए हैं। लेकिन अब उस जमात का भी फर्ज है कि वो या तो जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, 12वां साल शुरू हो गया है, क्या वो सूबा पाकिस्तान में हाकमियत की मिसाल है? क्या वहाँ जो है इकोनॉमी ग्रो कर रही है? क्या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और जो तालीम है वो बाकी मुल्क के लिए मॉडल है? वो तो बाकी मुल्क से बदतर हालत है। तो लिहाजा हम भी एक अजीब बकमसे का शिकार हैं, और इसी में हमें एक तरफ जो है वो पाकिस्तान को आमरियत से भी बचाना है, और दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म से भी बचाना है, और एक नया रास्ता ढूंढना है आइन और जमहूरियत। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने एक तो बातचीत करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि भाई 7 मई वाला जवाब है, यानी कि हम बात नहीं करेंगे, अगर सियासी हुकूमत करना चाहती है तो करे। और दूसरी तरफ जो है वो अचकज़ई साहब एक कौमी हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, जो कि सरबराह हैं इस तहरीक के, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक है। आइन में क्या कौमी हुकूमत को कोई वजूद है? क्या ये नया फार्मूला है? इस तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि जब ये कहा जाता है कि हम सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप से बात करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। और मसला ये आता है कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, इसको न्यूट्रल होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जो अमल, सियासी अमल जिस किस्म का भी हो, मतलब मैं नहीं कहता हूँ यहाँ परफेक्ट, और सही बात भी है कि बहुत सारे सवालात मौजूद हैं जो कि लेजिटिमेसी के बारे में इस हुकूमत के, इस पार्लियामेंट के, जिस तरह से इलेक्शन को जो तब्दील किया गया रिजल्ट, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि हम मिलिट्री से बात करेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि इसका मतलब ये होता है कि आप
जो गैर आईनी ताकतें उनको मुस्तहकम कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि मिलिट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुस्तकिल एक सियासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके असरात जो है अच्छे नहीं पड़ेंगे। मसला ये आता है कि ये जो कोई चाहे 9 मई का चाहे कोई भी जिसने जो है कोई लॉ के खिलाफ किया है तो उसका काम जो है उसको सजाएं मिलनी चाहिए एक सिविलियन कोर्ट के जरिए। लेकिन हर दफा जब मिलिट्री स्पोक्समैन अपनी बातें करते हैं तो उससे एक बहुत सारे शकूक को जन्म देते हैं और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से फिर वो जो है कि वो सियासत में उनका कोई हाथ नहीं है, फिर वो जो है वो नफी होती है उसकी। दूसरी एक और बात भी है कि आज पाकिस्तान के मसले पे भी बोले थे। मेरा ख्याल ये है कि यही सबसे बड़ा मसला आता है जिसकी वजह से शायद कोई सबक हम नहीं सीखते हैं कि आज जो है 20 साल हो गए इस सूरत हाल को बलूचिस्तान में। और मुझे इसलिए भी अंदाजा है कि जब मैं पहले कभी बात करता था लोगों से तो मैं उस वक्त मुझे 20 साल पहले जब मैं याद है कि अकबर भुट्टो के पास मैं गया था 3-4 दिन में उस जमाने में जब फायरिंग शुरू हुई तो मैंने इसमें कहा था कि अब आप ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जिसके असरात आप खत्म नहीं कर सकते। आज बलूचिस्तान में सेना काफी नहीं है कि जो है वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी क्या है मतलब है ये जो लड़के जो आज नौजवान बलोच निकल के आ रहे हैं जिनके इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है जाहिद साहब। इसको बिल्कुल इसको नॉन मिलिट्री के तौर पे जो है वो इसको एड्रेस करना चाहिए। मगर खुर्रम साहब जो बात अभी जाहिद साहब कर रहे हैं कि आपको इंगेजमेंट तो करना है, ठीक है, एक तो सियासी हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट का काम है, वो क्यों इंगेज नहीं करती? खान साहब अगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो सियासी हुकूमत को आगे वो क्यों नहीं बढ़ती कि आप कोई राह निकालें और कोई ना कोई तरीका करें? इसमें कौमी हुकूमत वाली बात पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा जो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं। देखिए, कौमी हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामान में तमाम हुकूमतें जो हैं, तमाम जमातें जो हैं हुकूमत ज्वाइन कर लेती हैं तो वो एक कौमी हुकूमत बन जाएगी। इसका मतलब ऑपोजिशन कोई नहीं रहेगी और एक कौमी हुकूमत सबकी बन जाएगी, सब जमातों की। तो अगर इस पे पीटीआई जो है वो मूवमेंट करने के लिए तैयार है तो गुफ्तगू करें, उनसे बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि इस चीज को उनके वो लोग जो 9 मई के मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे, कारसाज थे, उसका ये मतलब नहीं कि उनको एनआरओ मिल जाएगा। तो कौमी हुकूमत पर बात हो सकती है और अगर पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए, लीडरों के मसाइल के हल के लिए नहीं, अवाम के मसाइल के हल के लिए लोग इकट्ठे बैठना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम मिलकर बात करें। नून लीग चाहती है कि कौमी हुकूमत का क़याम अमल में आए, मतलब आप चाहते हैं कि मतलब सब जमातें आ जाएं? नहीं, ये नहीं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं कि जिस सूबे में इस वक्त से ज्यादा दहशत गर्दी है वहां 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है। तो अगर उनके पास कोई फॉर्मूला है तो लेकर आए ना जी। ठीक, तो अगर अचकज़ई साहब बात करते हैं जरदाई साहब से और नवाज शरीफ साहब से और वो कोई राह निकाल सकते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अगले हफ्ते वो फिर मुलाकातें करेंगे। जी, तो राह निकाल लेना जी। बात यह है कि तशद्दुद का रास्ता छोड़ें, बलवा और फसाद का रास्ता छोड़ें पीटीआई, और वो कहेगी जी हम जमहूरी अमल का हिस्सा बनकर हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो, हम चाहते हैं कि मिलकर बलूचिस्तान के मसले का हल निकाला जाए, हम चाहते हैं मिलकर के मुल्क की महंगाई खत्म हो, जमहूरियत को तकवीयत मिले, अगले इंतखाबात जो हैं उनके अंदर वो इश्यूज ना उठें जिनका हमें अभी सामना है। लेकिन वो उनका जो फोकस है असल में जो पीटीआई का, वो तो सिर्फ एक बात पर है कि जी बाकी सब सजदे में गिर जाएं क्योंकि उन्हें 31% वोट मिल गया है। तो ये मैं जरूर आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि अगर 31% वालों की ये मुतालबा है कि 69% वोट वाले उनके आगे गिर जाएंगे तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब और खुर्रम दस्तगीर खान। असल बात यही है कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन नाम की किताब है, उसके ऊपर अमल किया जाए तो बहुत सारे हल निकल सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हमारे साथ मुनस इलाही साहब होंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम टेलीविज़न पे, और उनसे हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी और उनकी सियासत के हवाले से भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।